हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्री शाला बाय सेंट्रिसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज़ अनुज और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत यूनिक है। एक बहुत ही यूनिक क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक बहुत ही यूनिक जो आज काफ़ी फेमस है, जिसको P2P लैंडिंग बोलते हैं। अर्ली 90s में या 1990s 2000 में जब म्यूचुअल फंड इंडिया में फ्लरिश हो रहे थे, या 2000 से लेकर 2010 तक भी, ये भी डिकेड देखा गया था जब काफ़ी अच्छे से म्यूचुअल फंड्स इंडिया में ग्रो कर रहे थे। और आज भी देखा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड का AUM फ्रॉम 6 लाख करोड़ टू 47 लाख करोड़ टच कर गया है विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। लेकिन ये एक प्रोसेस है। कोई भी एसेट क्लास को एक इन्वेस्टर को समझने में टाइम लगता है। एक प्रोडक्ट फुल्ली डेवलप होता है मार्केट में जिसे टाइम लगता है, हो सकता है एक पूरे डिकेड का टाइम लग जाए। और इसी हिसाब से जो आज काफ़ी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में और काफ़ी पॉपुलर है, जिसका नाम है P2P लैंडिंग। लेकिन स्टिल इन्वेस्टर्स के मन में P2P क्या है, कैसे काम करती है, एस्क्रो मैकेनिज्म क्या है, उसके रिस्क, रिटर्न, उसके लिक्विडिटी और उसके काफ़ी और अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को लेके बहुत ही कन्फ्यूजन भी है कहीं ना कहीं। तो इसी आज की जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, इसी चीज़ पे बेस्ड है कि P2P क्या है, कैसे काम करती है, एस्क्रो अकाउंट क्या है और जो उसके रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न उसमें कमा सकता है, और रेगुलेटेड इंडस्ट्री है या नहीं है, कौन रेगुलेटर है। बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसका आज हम इस वीडियो में आंसर लेंगे। और इन्हीं सब टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आज मेरे साथ हैं मिस्टर दीपक फ्रॉम लेन देन क्लब। सो वेलकम टू सेंट्री शाला मिस्टर दीपक। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इंडिया में एक तरीके से पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुए हैं और उसको भी बहुत टाइम लगा है। मे बी आप देख लो पिछले 15-20 साल में आज वो सिचुएशन आई है, बट स्टिल ओनली 3% ऑफ द पीपल आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स इंडिया में भी, इतना गवर्नमेंट का इतना इनिशिएटिव होने के बाद भी। सो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आज पिछले 4-5 सालों से P2P मार्केट में है, ठीक है। एज एन इन्वेस्टर्स आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? इन्वेस्टर आज ये प्रोडक्ट जो समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? और इसी में कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन ये भी है कि P2P है क्या, कैसे काम करती है, और जो हमारे एस्क्रो मैकेनिज्म, रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, उसके बारे में भी। बट स्टार्टिंग हम करेंगे P2P। बहुत ही आसान शब्दों में आप बताओ इन्वेस्टर्स को कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ P2P लैंडिंग। ओके, तो अनुज, P2P जैसे हम कह रहे हैं कि हम अब नया एक चीज़ आ गया है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के अंदर। तो P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर। इसका मतलब है कि एक इंसान और दूसरा इंसान के आदान प्रदान वाले जो काम होता है, उसके हिसाब से इसको हम P2P बोलते हैं। तो वैसे देखो, पैसे का लेन देन तो ना बहुत पहले से चलता हुआ आता था। मतलब अगर किसी से एक से पैसा लिया फिर उसको दिया, साहूकारी हमारे यहाँ पर कोई सिस्टम है, ट्रेडिशनल इंडिया में। हाँ, एक ट्रेडिशनल वे हमारे यहाँ पर कोई इस चीज़ का बोलने का। तो आप देखें फिर क्या हुआ, जैसे जैसे जब से हमारा इंटरनेट एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है हमारे, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में। मतलब जब से ये चीज़ एक आई है इंटरनेट, उससे क्या हो गया, हमारी रीच बढ़ गई है। हम एक जगह बैठ के वी कैन कनेक्ट टू मैनी ऑडियंस आउट देयर वहाँ पर को। तो क्या हुआ, 2005 में UK में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जोपा नाम था उसका। तो वो क्या करते थे, प्लेटफॉर्म के जरिए लैंड करने का। हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लैंड करने का। और साथ ही साथ वो क्या करते थे, जब कोई ज़रूरतमंद उनके पास आता था कि अच्छा एक आदमी मेरे से पैसा लेने वाला आ रहा है, तो साइमल्टेनियसली वो क्या करते थे, किसी को पास जिसके पास इन्वेस्टमेंट का सरप्लस अमाउंट है, जो इन्वेस्ट कर सकता है, उसको वो वहाँ पर को मिलाते थे। ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट बना, ये बना पीयर टू पीयर इन्वेस्टिंग। तो ये डुअल साइडेड एक वो है, एक मॉड्यूल है, जहाँ पर वो एक आपकी एक तरफ तो होता है जो आपका पैसा दे रहा है, देनदार, एक है लेनदार, एक इन्वेस्टर है और एक बोरोवर है यहाँ पर को। तो जैसे मैंने बताया 2005 से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। फिर इंडिया में भी क्या हुआ, जब धीरे धीरे यहाँ भी जब हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा होने लगा 2010, 11, 12 के आसपास, तो यहाँ भी ऐसी वेबसाइट्स और ऐप्स आने लग गए जो बोलते थे कि अच्छा ठीक है, आपको पैसा चाहिए, आप एक काम करो, मेरे पास आओ। और दूसरी जगह देखते थे बंदा जिसको इन्वेस्ट करना है, हाँ जी, कि अगर आपको 15%, 14% ऐसे कुछ रिटर्न है जो FD से ज़्यादा है या बाहर से ज़्यादा है, वो देने वाले प्रोडक्ट्स वो देते थे। वो क्या करते थे, सपोज़ एक भारत के दूसरे कोने में किसी को पैसा चाहिए और भारत के उसके अपोजिट दूसरे कोने में किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है, उनको मिलाते थे।
ओके तो फिर क्या हुआ, ये जब चीज़ बढ़ी और हमारा भी देखिए ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ बढ़ा, तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स, वेबसाइट्स ऐसे सब आने लग गए, ये सब डेवलप हुए। तो ये कॉन्सेप्ट यही था, P2P का कॉन्सेप्ट बेसिक ही ये है कि एक आदमी का पैसा लेके एक दूसरे आदमी को देना और उसको एक फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने वाला काम है। तो रेगुलेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये बताओ कि जो इंडस्ट्री की रेगुलेशन है वो कहाँ से है, कौन रेगुलेटर है, जो लाइसेंस है वो किस नाम से है, और उसके बाद एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर एक इन्वेस्टर है उसको रिस्क और रिटर्न का मैकेनिज्म इसमें क्या है। तो अनुज, जैसे मैंने बताया 2011-12 पे थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, तो वी एज लेन देन क्लब हम लोग 2015 में हम भी इस्टेब्लिश हुए थे। ओके तो 2015 में हम इस्टेब्लिश हुए थे। 2016-17 के आसपास क्या हुआ, ये थोड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट आ गया डिसबर्सल का, जहाँ फाइनेंसिंग हुई थी। एक 100 करोड़ के आसपास का अमाउंट आप ले सकते हो कि वो सामने दिखा एक। तो जैसे ही व्यू में आया ये चीज़, तो आरबीआई और गवर्नमेंट ने देखा कि एक चीज़ ऐसी है जो एक अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है बोल के। तो जब उन्होंने देखा ये अनऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, और उन्होंने बाहर भी और भी जगह देखा था, क्योंकि इंडस्ट्री इंटरनेशनल थी, ग्लोबल इंडस्ट्री है, बाहर से ही हमारे यहाँ आया एक कॉन्सेप्ट। जैसे म्यूचुअल फंड्स भी पहले बाहर होते थे, स्टॉक्स का ये सब कुछ। तो उन्होंने देखा कि ये सब हो रहा है, तो उन्होंने 2016-17 में इस चीज़ को सोचा कि हम इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से बनाएंगे और एक गाइडलाइन देंगे कि भाई तुमने ऐसे काम करना है, अगर तुम ये काम करना चाह रहे हो तो ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस है। क्योंकि देखो आरबीआई क्या है, एक रेगुलेटर है हमारा, और हम इंडिया में जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, IRDA हो गया, दे हैव अ वेरी हॉकिश व्यू पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर के हित के लिए या किसी का शोषण ना हो बोल के वो सारी चीज़ों को बिल्कुल नाप तोल के आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जनता बहुत है यहाँ पर, को किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत लार्ज स्केल में चीज़ों को मैनेज करना रहता है। तो उन्होंने क्या किया, 2017 में कुछ 22 लाइसेंसेज ऐसे निकाले। आरबीआई ने 22 लाइसेंसेज ऐसे कंपनियों को दिए कि आप अपना P2P चालू कर सकते हो। अच्छा। उस लाइसेंस को बोला उन्होंने NBFC P2P। ओके। जैसे एक NBFC लाइसेंस होता है, एक बैंकिंग लाइसेंस होता है, ऐसे उन्होंने एक NBFC P2P का लाइसेंस बोल के दिया। तो 22 कंपनियां ऐसी थी जो ये काम करने के लिए आ गई। तो उन्होंने लेकिन एक गाइडलाइन रखी है, एक कुछ 35-37 पन्ने की गाइडलाइन दी। उसमें बोला कि भाई कोई भी काम होगा वो इस तरीके से होगा कि ऑडिटेबल काम होगा आपका सारा, और जो भी आपका पैसे का आदान प्रदान होगा वो एक एस्क्रो मैकेनिज्म के थ्रू होगा। एस्क्रो अकाउंट एक होगा जिसके थ्रू ये सारा पैसा जाएगा। इसका मेजर कारण अनुज ये है कि देखिए हमारे देश में ना पॉन्जी स्कीम्स और ऐसी फ्रॉड वाली स्कीम्स बहुत चलती आती हैं। तो गांव घरों में आप पीछे देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली थी, कुछ भी नाम ले लो, कुछ है ऐसी जहाँ पर लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने अपना बहुत सारा पैसा गंवाया। राइट। तो उसको फिर मतलब आरबीआई क्या करे, बाद में तो कुछ कर नहीं सकता, तो पहले से ही चीज़ों को बिल्कुल एक कायदे से चला के चलोगे तभी वो चीज़ ठीक रहती है। तो उन्होंने बोला कि एस्क्रो मैकेनिज्म इसमें यूज़ होगा। और एस्क्रो मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होता है। ओके। मतलब जैसे आपने और मैंने कोई डील करनी है, ये एक बैंकिंग का एक फैसिलिटी होती है जहाँ पर एक मीडिएटर होता है। बैंक एज ए मीडिएटर काम करता है कि देखता है दोनों कंडीशंस अगर मीट हो रही हैं, ये ट्रांजैक्शन अगर सक्सेसफुल है, मतलब तभी सक्सेसफुल होगी जब दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, जैसे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बोल के। तो हमारे केस में, लेन देन क्लब के केस में, ICICI बैंक ट्रस्टी है। ओके। तो यहाँ पर हमारा जो एस्क्रो अकाउंट है वो ICICI बैंक मैनेज करता है, और ICICI बैंक के ही थ्रू सारे इंस्ट्रक्शन जाते हैं कि ये पैसा इसके पास जाना चाहिए, इसके पास ये होना चाहिए। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि एक जिसको लोन लेना है और जिसको लोन देना है, जिसको लोन देना है वो भी पैसा इस एस्क्रो अकाउंट में आएगा, और फिर उसी एस्क्रो अकाउंट से पैसा जिनको लोन लेना है उनको दिया जाएगा। बिल्कुल। और फिर जिन्होंने लोन ले लिया है वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट्स वापस करेंगे, वो भी इसी अकाउंट में डालेंगे, और फिर इसी अकाउंट से जो इन्वेस्टर है उसको वापस रिटर्न दिया जाएगा, प्रिंसिपल प्लस जो उसको इंटरेस्ट आ रहा है वो उसको वापस दिया जाएगा। सो ये जो P2P प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपका है लेन देन, सो यू डो नॉट हैव एक्सेस टू दैट अकाउंट, आप उसको टच नहीं कर सकते। हम टच नहीं कर सकते, हम खाली इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अच्छा, यू ओनली गिव द मैंडेट कि भाई ऐसे इतना अकाउंट इसमें जाएगा। सो वो जो ICICI बैंक आपने नाम दिया, जो ट्रस्टी हैं, सिर्फ वो ही इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो ही इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और साथ ही साथ बैंक हमारे कभी हमारे बोरोवर्स को भी ऑडिट कर सकता है कभी भी। ओके। ये आरबीआई ने फ्रीडम दे रखी है, और आरबीआई का तो अपना एक ऑडिट सिस्टम है ही, वो हमारे बैक एंड ऑपरेशंस तक जब मर्जी चाहे तब वो ऑडिट कर सकता है, और ये पूरा एक ऑडिटेबल प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए इधर एक
लेंडर है जिसने पैसा डालना है, इधर एक बोरोवर है जिसको पैसा चाहिए। हम एक एक्सचेंज की तरह काम करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे वहाँ पर को कि एक प्लेटफॉर्म, जैसे एग्रीगेटर आप बोल दीजिए, ऊबर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, एग्रीगेटर की तरह की भाई मार्केट प्लेस है, उसमें हम एक एग्रीगेटर एक्सचेंज की तरह काम कर रहे हैं। और आरबीआई का गाइडलाइन है, तो हमारा देखिए एक पूरा एक रजिस्टर्ड और पूरा प्रॉपर एक आरबीआई के थ्रू ये चलने वाला ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस बन गया था। फिर 2017 में ये चीज़ बनी और उसके बाद क्या हुआ, एस्क्रो मैकेनिज्म आ गया जिसने इसको और ज़्यादा सेफ कर दिया। क्योंकि देखिए एट द एंड इन्वेस्टर का पैसा है जो एक हार्ड अर्न मनी है, जो कभी आरबीआई नहीं चाहेगा कि जनता उसके लिए परेशान हो, किसी तो उन्होंने धीरे धीरे ये चीज़ को क्या हुआ, देखिए अगर आप देखेंगे, अगर हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नया इकोसिस्टम अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक हमारा क्रिएट हो चुका है जहाँ पर को ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट हो सकती हैं और ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। आज आप देखिए हमारे उसमें हम लोग डिजिटली कितना रोबस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, कि हमारा पैन से आधार ट्रांजैक्शन, हाँ यूपीआई हमारा हो रहा है। तो ये एक पूरा एक सिस्टम एक बन चुका है जहाँ पर कोई ये चीज़ें बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से हो सकती हैं। और ये एक नया एक ऑल्टरनेट डेट इन्वेस्टमेंट की तरफ निकल के आया है। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स इसको एक ऑल्टरनेट डेट इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जहाँ पर को उनको लो रिस्क एक डेट प्रोडक्ट मिलता है जो मार्केट लिंक नहीं है। देखिए रिस्क है, रिस्क इज देयर, रिस्क सारे प्रोडक्ट्स में होता है। रिस्क आप मैनेज कैसे करते हो, आप रिस्क को डाइवर्सिफाई कैसे करते हो, मेन जो सेफ्टी नेट्स हैं वो आप क्या यूज़ कर रहे हो, वो मैटर करता है। रिस्क पे आने से पहले ना एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या कोई भी आके लोन ले सकता है प्लेटफॉर्म पे? किसको इन लोन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कंडीशंस क्या क्या है, कोई ऐसा कुछ पैरामीटर होगा? देखिए इसमें क्या है, अभी तक इंडस्ट्री ने करीब 27,000 करोड़ का डिसबर्सल कर रखा है। उसमें 13,000 करोड़ ऑलमोस्ट हमारा लेन देन क्लब का मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट 50%। यस। तो इसमें क्या है कि देखिए जब कोई पैसा लेने आता है तो उसमें ना हमारे अपने एक पैरामीटर्स होते हैं कि एक एलिजिबल बोरोवर कौन हो सकता है और एक जिसको हम रिजेक्ट करेंगे वो कौन होगा। तो हम क्या करते हैं, हम डेटा पॉइंट्स के थ्रू मल्टीपल डेटा पॉइंट्स लिए जाते हैं। सपोज कोई इन्वेस्टर को, अब देखिए कोई बोरोवर आ रहा है हमारे पास, तो एक तरीका नहीं, एक तो बोरोइंग साइड पे हमारा एक इंस्टा मनी करके ऐप है, किसी को पर्सनल लोन चाहिए तो वो वहाँ पर आ सकता है। बाकी क्या होता है, आप देख रहेंगे हमारे ये आजकल फिनटेक्स बहुत है, जो फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइडर्स हैं, ये बहुत ही क्रेडिबल फिनटेक्स हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, भारत पे, पोस्ट पे, ये सब हैं। तो इन लोगों के पास एक बहुत बड़ा एक क्लाइंट बेस होता है जहाँ पर कोई यूज़ हो रहा है। तो ये एक आजकल डिजिटल लेंडिंग एक काफ़ी टर्म है। तो ये यहाँ पर के थ्रू हमारे पास आते हैं, हमारे टाइप्स होते हैं ऐसे फिनटेक्स के साथ, जहाँ हम जो भी बोरोवर है, ज़रूरतमंद है, क्योंकि देखिए वहाँ पर क्या होता है, उनका केवाईसी ऑलरेडी बना हुआ होता है और उनका पूरा डिटेल वहाँ पर को होता है, तो पहला तो फिल्टर वहाँ लग जाता है। कुछ मिनिमम सिबिल का भी होता है। हाँ, पहला वो फिल्टर वहाँ लग जाता है। उसके बाद जब वो हमारे पास आता है, हम 600 से ज़्यादा डेटा पॉइंट पे इनको वो करते हैं, एक्सेस करते हैं। अब देखिए सिबिल, अब मैं 600 बोलूँगा तो सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है कि यार 600 डेटा पॉइंट्स क्या होंगे। लेकिन आप मैं एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा सिबिल भी अगर आप लेते हो ना, तो उसके अंदर भी मल्टीपल डेटा पॉइंट्स होते हैं कि उसका सिबिल स्कोर की रेंज क्या है, वो उसने कितनी बार लोन के लिए इंक्वायर करा है, उसने कितनी बार रीपेमेंट टाइम से किया है, उसका कितने क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, कितना हाउसिंग लोन है, कितना पर्सनल लोन है, और कितने टाइम से उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चलते हुए आ रही है। तो ये सब डेटा पॉइंट्स को लेके हम लोग एक स्कोर बनाते हैं कि जो हमारा बोरोवर है वो सबसे ज़्यादा मतलब क्रेडिबल है नहीं है। तो मतलब कौन से स्कोर वाला आपको लाइक? देखो इसमें खाली स्कोर ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप देखो तो जब एक क्रेडिट सिस्टम के अंदर किसी को लोन देने का होता है तो सबसे पहली कैटेगरी उसकी होती है कि उसके पास जो होम लोन वाला बंदा है या उसका कोई लैस चल रहा है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैब चल रही है, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट क्रेडिबल बोरोवर। ओके। और जितना लॉन्ग टर्म चले हुए आ रहा है उस हिसाब से। तो एक डेटा पॉइंट को लेके हम लोग नहीं करते हैं कि खाली सिविल स्कोर लिया और वो किया। सिविल स्कोर इज़ अ वेरी बिग थिंग आज की डेट में। अगर आपका, मैं कहूँगा सिविल स्कोर इतना ज़रूरी हो गया है कि आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा है, 800 850 से अच्छा है, तो आप जाके बैंक से अच्छा खासा लोन उठा सकते हैं, आपकी नेटवर्थ बढ़ा देगा वो वहाँ से वैसे करके। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट येस देयर आर मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो जो हम इसमें किसी बोरोवर को देने से पहले ये चीज़ करते हैं। और इसमें जो रिस्क मिटिगेटिंग और स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे आरबीआई का ना एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक गाइडलाइन आया था। उस गाइडलाइन के अंदर ये कहते हैं वो कि आप जब भी किसी इससे पैसा लेते हो, हाँ जी, तो किसी भी एक लेंडर का पैसा आप एक बोरोवर को नहीं दोगे। ओके।
आप मिनिमम कम से कम 20 तो होने ही चाहिए। ऐसा ही एक बोरोवर के पास एक लेंडर का पैसा नहीं आएगा, सेम मतलब वैसे वर्षा फाइन हो जाएगा। वैसे वर्षा। हाँ, ये आरबीआई ने बोला कि ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड ही आप उसको डाइवर्सिफाई कर दोगे। फिर हमने क्या किया, जो लेन देन क्लब का अपना हमारा सिस्टम है और हमारा यूएसपी भी एक तरीके से बोल सकते हैं, हम उसको 20 क्या, हम इसको हाइपर डाइवर्सिफाई करते हैं। हाइपर डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि हम उसको 20 नहीं, उसको हम हज़ारों टुकड़ों में बांट देंगे। सपोज आपने 1 लाख रुपए दिए मेरे को 1 साल के लिए, मैं उसको कम से कम 50,000 लोगों को बांटूंगा। 50,000 50,000 लोगों को। एक बंदे के पास 2 रुपये आया सर, 2 रुपये 3 रुपये, मतलब 99% मेरा 100 रुपये से नीचे जाएगा किसी भी आदमी के पास। सो अगर डिफॉल्ट भी बंदा करता है, 1-2 करेंगे 10 भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं मां। यस, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे ही हमारा पूरा सेफ्टी नेट बन जाता है कि अगर कोई हमारे पास कोई विलफुल डिफॉल्टर आ गया जो ये सोच के लोन लेने आया कि यार नहीं भाई मैं पैसा लूंगा, ये पैसा तो मैं दूंगा ही नहीं, तो उसके पास किसी एक आदमी का 2 रुपये 3 रुपये ही जाएगा वो। इसी बात से मेरा एक क्वेश्चन भी है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसकी आप बात करते हैं P2P में, कि इतना हाइपर डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है, लेकिन जब एनपी आपके कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा थे, तो जब आपने कैसे इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज़ किया, करेक्ट, प्लस एक जो इन्वेस्टर है वो कितना रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकता है? ठीक है। अब इसमें देखिए अनुज, हमारे पास क्या होता है नॉर्मली क्या है, एज पर आरबीआई, बिकॉज आई विल कोट आरबीआई ईच एंड एवरी टाइम, बिकॉज देखिए क्योंकि वो रेगुलेटर है और सब हमको उन्हीं के कंप्लायंट होकर काम करना पड़ता है। तो जब हमने प्लान्स डिज़ाइन किए हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि वो अगर मैं 3 महीने, जो हमारा मिनिमम टेन्योर का एक प्लान होता है वो 3 महीने का होता है, जिसमें 9% हम देते हैं। अच्छा, तो और किसी को अगर 3 महीने के लिए पैसा लगाए तो 9% होगा। फिर उसके बाद 1 साल के लिए हम 11 से 12% बोलते हैं। 11% इज द रिटर्न विच वी गिव। 2 साल में, हाँ एनुअली, 2 साल में 11.25, 3 में 11.5, 4 में 11.75 और 5 में 12%। तो 11 से 12 की ये रेंज हो गई। 9% इज 3 मंथ्स प्रोडक्ट। अब उसमें क्या होता है कि जब हम 3 महीना बोल रहे हैं तो हम 3 महीने का मतलब है इन्वेस्टर पूरा 3 महीने तक हमारे साथ इन्वेस्टेड रहे। ओके, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, आपने मेरे को एज एन इन्वेस्टर पैसा दिया, 3 महीने के लिए दिया, आप मेरे पास 1 महीने बाद आ गए कि मेरे को मेरा पैसा चाहिए, लेकिन मैंने आपका पैसा तो आगे बोरोवर को डिप्लॉय किया हुआ है। अब मैं उसके पास नहीं जा सकता हूँ कि यार पीछे से इन्वेस्टर आ गया है, उसको पैसा चाहिए, वो बोलेगा मेरा तो आपसे अलग एग्रीमेंट है, मैं तो जिस टाइम पे मेरे को बोला गया मैं दे रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, मेरे को प्रॉब्लम पड़ जाएगी कि मेरे को बाहर से कहीं से लिक्विडिटी अरेंज करनी पड़ेगी। सपोज 1 साल का आपने डाला, 1 साल में 6 महीने में आ गए, अब 6 महीने में मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने पीछे पैसा दे रखा है, तो मेरे को बाहर से पैसा अरेंज करना पड़ेगा। अब बाहर से पैसा अरेंज करने में क्या होता है, कई बार हमारा असेट लाइबिलिटी मिसमैच हो जाता है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ जाता है कि मैं अगर मास रिडम्पशन हो गया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अगर मैं फैसिलिटी दे दूं कि आप जब मर्जी मेरे से पैसा निकाल लो, तो उस टाइम पे सपोज कोई खबर आ गई कि आज चाइना ने अटैक कर लिया या कुछ भी कर लिया, छोटा मोटा कोई भी एक ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया हमारे यहाँ पर को, तो इन्वेस्टर सबसे पहले जाता है कि यार नहीं, मेरे को मेरा पैसा निकालना। तो निकालने के चक्कर में वो मेरे पास आएगा, मेरे पास लिक्विडिटी का प्रेशर आ जाएगा और मैं फिर ना वो रिटर्न उनको जो कमिट किया है वो बना पाऊंगा, ना मैं पेमेंट टाइम पे दे पाऊंगा अगर मेरे पास अरेंज नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए आरबीआई ने इस सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए बोला है कि आप जो भी पैसा लोगे वो आप अपनी बैलेंस शीट पे नहीं ले सकते हो, जैसे बैंक या एनबीएफसीज करते हैं, ना आप उसको कहीं और जगह यूटिलाइज कर सकते हो। आपको वो पैसा बोरोवर्स को ही देना है और ना आप अपना पैसा जेब का आप बोरोवर्स को अलग से लगा के दो कि आप कहीं भी पैसे को हेराफेरी करके वो साइस्कोर अकाउंट के साथ। यस, तो यही एक रोबस्ट सिस्टम बनाया है आरबीआई ने, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की P2P इंडस्ट्री बहुत ही सेफली और बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली तरीके से काम करती है यहाँ पर को। तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में आप कुछ बताओ। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैं कह रहा था, सपोज हम लोग क्या कहते हैं, अगर मैं इन्वेस्टर को बोल रहा हूँ मैं आपको 11% का रिटर्न दे रहा हूँ, तो जो मैंने बोरोवर को जो आगे लेंड किया है पैसा, तो वो मेरा अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स पे आगे जाता है। तो सपोज मैं 3 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स में पैसा डाल रहा हूँ। जैसे कुछ एक पर्सनल लोन हो गया कि पर्सनल लोन मेरा 7 to 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज देयर, जो हमारे ही लेन देन क्लब का जो ऐप है इंस्टा मनी, उसी के थ्रू जाता है। वो एक मेरा हो गया पर्सनल लोन, वो मेरा करीब जाता है 35.88% या 36% के आसपास। सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्या है, इन लेन देन क्लब व्हाट वी डू इज़ लाइक, हमारा जो रिस्क मिटिगेटिंग स्ट्रेटजी है वो यही है कि हम लोग छोटा अमाउंट का लोन ज़्यादा देते हैं।
तो जो वो मेजरली हमारे पास जो पर्सनल लोन वाले आते हैं वो 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे वाले आते हैं। अर्ली सैलरी लोन, अर्ली वेजेस, वो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, बाय नाउ पे लेटर वाला, उसके अंदर आता है। बाय नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर, वो बाय नाउ पे लेटर के अंदर आता है ये अर्ली वेज एक्सेस वाला जो आता है। एक तीसरा हमारा जहाँ पैसा जाता है वो है मर्चेंट लोन्स, मर्चेंट, तो स्मॉल जो मर्चेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको बैंक का एक्सेस नहीं होता है। तो ये सारे लोन लगभग 3 से 6 महीने के हैं। ये हमारे 15 दिन से स्टार्ट हो जाते हैं, और देने को तो हम आगे तक दे सकते हैं, मतलब आरबीआई ने तो काफ़ी लंबे टाइम तक बोला है, लेकिन हम लोग शॉर्ट जो 82 to 85% लोन हमारे 6 महीने से नीचे के होते हैं, तो छोटा अमाउंट, छोटा टेन्योर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि डिफॉल्ट के चांसेस वहाँ कम है? यही तो देखिए, मनी फ्लो, हाँ, अगर मनी फ्लो हम समझते हैं ना कि पैसा कैसे जा रहा है, क्योंकि टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है डेट में। अगर जितना लंबा टाइम होता है उतना रिस्क बढ़ जाता है उसको, तो हम लोग इसलिए टेन्योर छोटा रखते हैं। तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर होती है, सपोज एक पर्सनल लोन वाला मेरे से 36% पे ले रहा है, वो कैसे ले रहा है? सपोज आज किसी को ज़रूरत है 10,000 रुपये की, हाँ जी, वो आया, उसने ढूंढा कहाँ पर मेरे को पैसा मिल रहा है, वी विल बी देयर प्रेजेंट, तो हम उसको बोलेंगे यार ठीक है, तेरे को पैसा है, तू पैसा रख ले 10,000 रुपये, मेरे को 1 महीने बाद इसमें 300 रुपये जोड़ के दे देना, क्योंकि आज तो ज़रूरतमंद है वो, उसको तो 10,000 पे 300 रुपये देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर हिम इट्स जस्ट 300 रुपीज़, बट फॉर अस इट इज़ 3%, तो वो 36% हो गया। वो वैसे भी हमारा पोर्टफोलियो का खाली 7 से 10% का पार्ट होता है। बाकी बाय नाउ पे लेटर है, वो हम देते हैं करीब 14% से लेके 17-18% के बीच में, ओके, क्योंकि वो सैलरीड लोगों को जाता है। टोटल डिस्बर्स अमाउंट का मतलब एवरेज कितना रहता होगा? 22% आता है? हाँ, नहीं, बाय नाउ पे लेटर हमारा करीब 40% के आसपास है। 40, हाँ, 40% के आसपास ही हमारा जाता है। तो इसमें क्या है, हमारा जो पैसा आगे गया है उसका रेट होता है 14 से 17-18% के बीच में, क्योंकि वो सैलरीड बंदे के पास जा रहा है, सैलरी के पास, वो सेफ्टी थोड़ी सी एक तरीके से कि हाँ सैलरी है, उस हिसाब से वो सब होता है। तो यहाँ पर तीसरा हमारा मर्चेंट लोन्स है, वो समवेयर अराउंड 17-18% टू 24-25% जाता है। तो हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है इट गिव्स अस अराउंड 21% ऑफ रिटर्न। ठीक है, 21% का जब हम रिटर्न बोलते हैं, हमारी जो बुक हमको दे रही है, उसमें हम लोग फिर प्रोविजनिंग करते हैं एनपीए की, क्योंकि देखो अगर हम लेंडिंग के बिजनेस में हैं और ये बोलें कि एनपीए नहीं होता है तो दैट्स अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, राइट। तो एनपीए होगा तो हम उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं वो है, तो हम 4% का उसमें वो कर देते हैं, प्रोविजनिंग कर देते हैं। हमारा 21 में से 4 घट गया तो बचा 17%। अब 17 में से क्या बोलता है, ये हमारा भी ये वो है, वी हैव 4% सिर्फ आपने एनपीएस को टैकल करने के लिए रखा है कि अगर कोई एनपीएस ज़्यादा आते हैं तो आप उस 4% में से हाँ वो पूरा करेंगे। मतलब हम ये लेके चलते हैं कि चलो 4% का एनपीए हो जाएगा तो मैनेजेबल है, क्योंकि हमारे सिस्टम हमको पता है किस लेवल तक हमारा एक कलेक्शन मैकेनिज्म है, वो कलेक्शन मैकेनिज्म में कितना पैसा हमको वापस मिल जाएगा और किस हिसाब से हो सकता है। क्योंकि देखो पैसा हमको तो अपने जो पीछे रिटर्न्स है वो कैसे निकालना है, वो कमिटमेंट पूरी करनी है, तो उसके लिए हमको ये सारी चीज़ें जो वर्स्ट के सिनेरियो है उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 4% निकाल लिया एनपीए के लिए, फिर ये हमारा एक रूल है कि हम लोग जब इन्वेस्टर जब तक डबल डिजिट रिटर्न नहीं बनाता तब तक हम प्लेटफॉर्म फी चार्ज नहीं कर सकते। ओके, तो प्लेटफॉर्म फी चार्ज हम करते हैं 2% की। तो जब 21 में से 4% गया तो 17% हमारा बच गया, तो 17% इज़ अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसमें 2% प्लेटफॉर्म फी हमारी निकल जाती है, तो बचा 15%। फिर 15% में हम लोग ईजिली वी आर एबल टू गिव रिटर्न्स विच वी हैव कमिटेड टू आवर इन्वेस्टर्स 11 से 12%, 10-11-12 डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन जो भी है उनका। तो हमारे पास इनफ कुशन रहता है। जैसे आपने कोविड का नाम लिया है, कोविड के टाइम पे हमारा करीब 5.9 का हमारा वो गया था, हाईएस्ट एनपीए गया था। तब भी हम देखो वी हैड इनफ बफर टू गिव आवर इन्वेस्टर व्हाटएवर कमिटमेंट वाज देयर रिटर्न्स के। क्या कोई ऐसा इन्वेस्टर था जिसको रिटर्न ना मिला हो? कोई एक इन्वेस्टर भी ऐसा था? नहीं, अभी तक हमारे सारे इन्वेस्टर्स ने डबल डिजिट रिटर्न बनाए हैं। हमारे 0% ऑफ प्रिंसिपल लॉस हुआ है हमारे उसमें। हैविंग 5.9% as an NPA, there was not any single default to the investor. No, there was no single default to the investor. क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना हाई रखा है आपने कि एक इन्वेस्टर को पैसा जाएगा ही जाएगा, बेशक आपके पास डिफॉल्ट आ रहे हैं या। करेक्ट। सो आई थिंक दिस इज द होल एजेंडा या होल सीन बिहाइंड दी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मैं करेक्ट हो तो ये सब इनेबल इसलिए हो पाता है, जो मैंने आपको पहले हाइपर डाइवर्सिफिकेशन एक चीज़ बोली, हाँ जी, वो हाइपर डाइवर्सिफिकेशन से हो पाता है बिकॉज मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे ही उतना उसको स्कैटर कर दिया है कि वो
मेरे पास डिफॉल्ट अगर हो भी गया वो भी गया तो तो मेरा ज़्यादा मैनेजेबल वो फर्क 4% के नीचे ही रहेगा। सो अगर एक जो इन्वेस्टर है जो डेट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है और ओवरऑल उसका डेट लाइक 1 लाख रुपए डेट में लगा रहा है, तो आई थिंक 15-20-25% वो यहाँ लोकेट कर सकता है। इजीली उसको जो डबल डिजिट का रिटर्न मिलेगा तो उसका ओवरऑल डेट का रिटर्न वो एनहांस कर देगा, पोर्टफोलियो रिटर्न बढ़ा देगा, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे वो 11.5-12% भी कमा रहा है। बिल्कुल। और जिस हिसाब से आप रिस्क की बात कर रहे हो, वो रिस्क भी कितना हाइपर डाइवर्सिफाइड हो रहा है। That's और फिर उसके बाद आप जब तक रिटर्न नहीं दे रहे हो, अपनी फीस भी चार्ज नहीं कर रहे हो, और आज तक एक सिंगल डिफॉल्ट भी नहीं है P2P की तरफ से टू इन्वेस्टर्स, करेक्ट। तो आई थिंक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तो इन्वेस्टर्स के देखिए, लिए। मैं किसी को 10-11% कमाना है तो बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि आई वुड से देखो मार्केट में P2P बहुत मतलब अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेके आता है, अलग अलग रिटर्न सबको गारंटी किए जाते हैं। तो जो हम लोग जो रेकमेंड करते हैं वो यही करते हैं कि देखिए, आप जो सबसे ज़्यादा कंप्लायंट कंपनी है, जो गाइडलाइंस के थ्रू काम कर रही है, और जो आपको बहुत ही, देखिए रिस्क और रिटर्न का ना एक बहुत ही इन्वर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि आपको पता ही है जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न, मतलब उस हिसाब से है। तो जहाँ आपको रिटर्न ज़्यादा कमिट किए जा रहे हैं कहीं पर को, तो यू शुड नो दैट ओके पैसा जा कहाँ रहा है। वो इन्वेस्टर के लिए या एडवाइज़र के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ जानना, तो वो फ्लो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो P2P इंडस्ट्री है अभी इट इज़ फेयरली न्यू। अभी जैसे RBI ने इसमें एक लिमिट होती थी जो 2021 में बढ़ा के इन्होंने 50 लाख की कर दी, पहले 10 लाख की लिमिट थी, तो जो अपर कैप थी वो 50 लाख है, और मतलब एक इंडिविजुअल 50 लाख तक, हाँ 50 लाख तक कर सकता है, हाँ पर पैन। तो ये पहले 10 लाख की होती थी, तो ये बढ़ाई है धीरे धीरे। अगर ये बढ़ाया तो उन्होंने भी तो कुछ सोच के ही बढ़ाया हाँ तो होगा ना। हाँ वही, तो उन्होंने देखा कि इसको धीरे धीरे कैसे रेगुलेट किया जाए। अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर वो क्या है, जैसे मैं कह रहा था आपको, आफ्टर दिस डिजिटल थिंग एंड ऑल, तो बहुत सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज कैसे हो रही हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा फरवरी में कुछ हमारे 94-95 चाइनीज़ लोन ऐप्स बैन किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, और समथिंग कुछ गेमिंग ऐप्स भी बंद किए हैं, उससे पहले भी ऐसे बैन किए हैं। तो एक हमारे यहाँ पर को आजकल एक डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस होते हैं जो RBI ने निकाले हैं कि डिजिटली अगर कोई चीज़ लेंड हो रही है, लेंडिंग यूज़ हो रही है, तो देयर आर गाइडलाइंस विच हैव टू बी फॉलोड, और हम लेन देन क्लब में वो सारे फॉलो करते हैं। तो ये भी, तो उस हिसाब से वी आर वेरी मच कंप्लायंट ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल। तो हाँ, मोटा मोटा यही एक रिस्क जो हम सारा मैकेनिज्म, रिस्क मैकेनिज्म यही है उसके। आई थिंक हमारे सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बीन आंसर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और क्वेश्चन है नहीं जिस पे मैं आई थिंक डिस्कशन करूँगी। एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने काफ़ी कुछ समझा, एस्क्रो अकाउंट देखा, काफ़ी कुछ देखा। बाकी हम वो जो डिस्कस कर रहे थे कि कुछ न्यूज़ जैसे आती है कि ग्लोबली कोई चीज़ हो गई है, तो यस तो वो कैसे हमारे को इम्पैक्ट कर सकती है, वो कैसे एक न्यूज़ यहाँ पर को प्रेजेंट की जाती है उस चीज़ के ऊपर। तो देखो अनुज, द थिंग इज़ वी वर टॉकिंग अबाउट चाइना, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे चाइना का था। तो चाइनीज़ मार्केट जो है इट्स अ वेरी डिफरेंट मार्केट कंपेयर टू द वर्ल्ड, ठीक है। पहली बात तो ये बहुत ही क्लोज मार्केट की तरह काम करता है वो। तो वहाँ पर जब ये P2P लेंडिंग स्टार्ट हुआ था करीब 2007 में, और जब तक ये 2016-17 तक आता, वहाँ पर ऑलमोस्ट 3400 से ज़्यादा P2P कंपनीज आ चुकी थी। 3400। आप यहाँ देखिए RBI ने तो खाली 22 लाइसेंस दिए हैं, उसमें भी पैन इंडिया हार्डली भी 4-5 प्लेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, और उसमें से भी 50% शेयर आपके। हाँ, तो मतलब आप देखिए ना कि वो क्वांटम देखिए चीज़ों का, एक कंपनी से लेके 3400 कंपनी आई, और उसके बाद क्या वो बहुत ही माइन्यूटली रेगुलेटेड थी, या बिल्कुल अनरेगुलेटेड स्पेस था। तो जहाँ पर अनरेगुलेटेड स्पेस जहाँ पर हो जाता है, वहाँ पर तो आपको, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी किसी की बच नहीं जाती है, तो अकाउंटेबल कोई है नहीं, तो क्या करेगा आदमी, कुछ भी सपने दिखा के कहीं से भी पैसा उठा लेगा। गाइडलाइंस प्रॉपर आई थिंक नहीं होंगी वहाँ पे, जैसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं, इसकी गाइडलाइंस भी ना बाद में आई भी थी, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था वहाँ पर। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ तो RBI बहुत ही स्ट्रिंजेंटली ऑडिट करता है कि भाई हमने जो बोला है आपने इम्प्लीमेंट किया है नहीं किया, बंदों को डाइवर्सिफाई हुआ नहीं हुआ, पूरा बैक एंड ऑपरेशंस तक पूरा देखते हैं कि आप कंप्लायंट हो नहीं हो सारी चीज़ों में। फ्रीक्वेंटली ऑडिट होता है। देखो अभी रिसेंटली हमारा हुआ है, अगर आप बोलोगे तो इसी महीने में भी हुआ है हमारा ऑडिट। तो वैसे हमारा तो एनुअल ऑडिट तो होते ही हैं, बैलेंस शीट सारी ऑडिटेबल बैलेंस शीट हमारी जाती है, हमारी सारे वहाँ पर को बुक्स जाती हैं, हमारी जो भी ऑडिटेड बुक्स होती हैं वहाँ पर, बल्कि बैंक भी हमारा पूरा
एक तरीके से हमारा पूरा मैकेनिज्म, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस वहीं से जाते हैं वहाँ पर। वो इट्स अ क्लोज सिस्टम विच हैज बीन देयर, जो आरबीआई ने बनाया कि बैंक को भी एक बोला है कि भाई इफ़ यू आर ट्रस्टी ओवर हियर तो यू विल हैव टू लाइक यू नो पूरा मैनेज करना पड़ेगा कि पैसा सही जगह है नहीं है, सही तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा है बोल रहा है। तो यहाँ पर ये है। अब चाइना की जो हम बात कर रहे थे वहाँ पर वो कुछ रेगुलेशंस थे नहीं, और जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है ना, तो एक तो इंटरनेट का जब पेनिट्रेशन बढ़ता है तो एक एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो लोग बाग भी बहुत आते हैं, पैसा बनाने वाले आते हैं। और जैसे हमारे कोविड के बाद आप देखो यहाँ पर कितना ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग और ये डीमैट अकाउंट्स आप देखोगे ये बढ़े, तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट भी सरप्लस बहुत बढ़ जाता है। तो अगर जहाँ पर एक रेगुलेशन नहीं है तो जो मनमानी करनी है उसने तो वो तो करेगा ही। तो दैट वाज वन ऑफ द केसेस जिसकी वजह से ही यहाँ पर को ऑर्गेनाइज हुआ था। इनफैक्ट 2016-17 में ये चीज़ हुई थी चाइना में, उसके बाद से यहाँ पर को आरबीआई ने पूरी गाइडलाइंस डाली हैं, एंड दे आर वेरी कॉशियसली पुटिंग अहेड एवरीथिंग, और बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि आरबीआई का देखो एक बहुत 75-80 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें उन्होंने हर तरीके के फ्रॉड, हर तरीके के पॉन्जी स्कीम्स और हर तरीके के ये डिफ़ॉल्ट्स वगैरह सब देखे हैं, कि उनको अब एक्सपीरियंस है कि कौन कौन से बचने के लिए क्या हमको करना चाहिए, क्या विच इज़ द बेस्ट वे टू मूव अहेड बोल के। तो इसीलिए यहाँ पर को अभी थोड़ा करके चीज़ें खुली हैं। वी आर होपिंग, और ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है और ग्रो कर रहा है। दिस इज ग्रोइंग एट अराउंड 22% CAGR, सो वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू रीच 1 लाख करोड़ बाय 2027-28 के आसपास। तो आई मीन बिल्कुल थैंक यू दीपक, आपने काफ़ी अच्छे से आज एक्सप्लेन किया सारे पॉइंट्स को टच करते हुए। तो मैं तो वही कहूँगा, मिथ्स आज आपने बर्स्ट किए P2P को लेके, एक इन्वेस्टर के जो पॉइंट मन में रहते हैं, ठीक है। और टू ऑल इन्वेस्टर्स समझा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि इन्वेस्टर के लिए इकोनॉमी में सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, या इसमें भी अगर मैं बोलूँ तो रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड्स आज बहुत रेगुलेटेड है, वैसे ही हमने देखा कि P2P लैंडिंग, जो P2P प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी बिल्कुल रेगुलेटेड हैं। और आज अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप अपनी डेट का पोर्टफोलियो का 10, 15, 20% तक है P2P प्लेटफॉर्म में लगा सकते हैं और डबल डिजिट में रिटर्न कमा सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न एनहांस कर सकते हैं। और रिस्क रिटर्न हमने समझा कि कितना मिनिमम रिस्क है, कितना रिस्क पूरा डाइवर्सिफाई हो जाता है, हाइपर डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे ज़्यादा है, एस्क्रो अकाउंट यहाँ पे काम करता है, आरबीआई रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, और जितना भी ये मैकेनिज्म है सारा ऑडिट होता है आरबीआई के द्वारा। सो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है P2P, और 50 लाख तक आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स हम एक टेबल के ज़रिए आपको समझाएंगे ही, और हमारी बाकी कॉल्स में भी आप प्रोडक्ट और समझ सकते हैं। लेकिन P2P आज एक एसेट क्लास है, अल्टरनेटिव डेट एसेट क्लास है, जिसमें इन्वेस्टमेंट इज़ मस्ट टुडे। आप 10, 11, 12% तक का रिटर्न यहाँ पे कमा सकते हो। और बहुत ही अच्छे से दीपक आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। आप सेंट्री शाला में आए और काफ़ी अच्छे से आज आपने एक्सप्लेन किया P2P को। हम आपसे इन ऐसे विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। आपको अगली शायद वीडियो में आपको प्रोडक्ट्स के लिए बुलाऊं, अपने सारे प्रोडक्ट्स बताएं कि किस प्रोडक्ट में कितना रिटर्न है और कैसे इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक P2P पे हमने डिस्कशन किया है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। थैंक यू।